नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 8 जुलाई 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आगामी संघ लोक सेवा आयोग की 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए, पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साप्ताहिक समसामयिकी कार्यक्रम के अंतर्गत बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस आपके लिए एक्सप्लेन्ड सेशन में इस बार का टॉपिक होगा WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जो कि कल रात 8 बजे लाइव प्रसारण होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भाग लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रश्न अगर देखा जाए तो इसका जो स्तर है वह सरल प्रकृति का प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो आइए इसके पहले कथन की ओर चलते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जो कि 2005 में अस्तित्व में आया था। नो डाउट यह 2005 में अस्तित्व में आया था, लेकिन यह संवैधानिक निकाय नहीं है, अतः यह कथन गलत हो जाता है। दूसरा है, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। यह तो एकदम सही है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह कथन देखने में आप लोगों को लगेगा कि यह कथन सही है, लेकिन यह गलत यह भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोकसभा स्पीकर नहीं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होना चाहिए। तो इस तरह से तब यह कथन सत्य होता, इस तरह से यह दूसरा कथन भी असत्य है। दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ अन्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होते, यह कथन एकदम सत्य है। तो दोस्तों, इसमें हमें गलत कूट का चयन करना है, यानी केवल 1 और 2, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है, अतः केवल 1 और 2 उत्तर होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है कि पीएम केयर्स फंड दिल्ली उच्च न्यायालय ने CIC के आदेश पर रोक लगा दी है। IT विभाग को करके विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, यह खबर किससे है? इंडियन एक्सप्रेस से है। और केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में अगर देखा जाए तो यह केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। दोस्तों, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जैसा कि उसमें कथन में हमने बताया था। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और वहां पर क्या था? लोकसभा स्पीकर था। तो इसलिए यह कथन होता तब सत्य होता। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रह सकता है, और यह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इसका उद्देश्य उन आवेदकों को सुविधा देना है जो किसी सरकारी विभाग या मंत्रालय से मांगी गई सूचनाओं से संतुष्ट नहीं हैं या उसे सूचना नहीं दी गई है। दोस्तों, इसकी शक्तियां और कार्य की बात की जाए तो आयोग का कर्तव्य है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करे। आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश भी दे सकता है। आयोग के पास पूछताछ करने हेतु सम्मन भेजने, दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे डेरेचो, ये है क्या? प्राकृतिक घटना के रूप में वर्णित किया गया है। यह अमेरिका में आया हुआ एक तूफान है। दोस्तों, इससे संबंधित खबर आई हुई है इंडियन एक्सप्रेस में ही। अमेरिका में नेब्रास्का प्रांत सुना होगा। दोस्तों, अमेरिका में 50 प्रांत हैं, तो नेब्रास्का, मिनीसोटा, इलिनॉयस राज्य में मंगलवार को डेरेचो नामक तूफान प्रणाली की चपेट में आ गया है। तो जैसे ही तूफान आया, लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, बिजली की लाइनें टूट गईं और पेड़ धाराशाही हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू ऑफ ए ग्रीन स्काई, हरा आसमान दिख रहा था। वैज्ञानिकों में अचंभा था। दोस्तों, डेरेचो का मतलब ही होता है सीधा। तो ये जो डेरेचो शब्द है ये स्पेनिश वर्ड है, याद रखिएगा। स्पेनिश वर्ड ला डेरेचा से आया है, जिसका अर्थ ही होता है सीधा, यानी सीधी रेखा के तूफान वे होते हैं
जिनमें गरज के साथ तूफान के विपरीत कोई घूर्णन नहीं होता और ये तूफान सैकड़ों मील की यात्रा करते हैं और एक विशाल क्षेत्र को कवर करते हैं। गर्म मौसम की घटना होने के कारण एक डेरेचो आमतौर पर हमेशा नहीं बल्कि मई की शुरुआत में गर्मियों के दौरान आता है, जिसमें जून और जुलाई में सबसे अधिक इसका प्रभाव रहता है। हालांकि अन्य तूफान प्रणालियों जैसे बवंडर या तूफान की तुलना में यह एक दुर्लभ घटना है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दवा है, यह मेडिसिन है सबीजाबुलिन, जो गंभीर कोविड-19 रोगियों में सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित कर रही है। प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस बीमारी से लड़ने के लिए यह बनाई गई थी? दोस्तों, यह इसका स्तर अगर देखा जाए इस प्रश्न का कठिन है, क्योंकि यह सीधा सीधा लग रहा है। इसमें आसानी से आप लोग गलतियां कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा वह आसानी से इसका उत्तर दे सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ मलेरिया, एड्स, कैंसर या क्षय रोग। दोस्तों, यह कैंसर की बीमारी के लिए उपयुक्त दवा है। तो शुरू में कैंसर से लड़ने के लिए विकसित दवा सबीजाबुलिन के लिए एक नए प्रकाशित चरण 3 के यानी फेज 3 के अध्ययन से यह पता चला है कि यह कोविड-19 रोगियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। यह भी इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, इसे जरूर देखेंगे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फल का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है? तो यह एक तरह से देखा जाए तो एक सरल प्रश्न है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कमलम किसका नाम किया गया है, रामबुतान का या ड्रैगन फ्रूट का या मैंगोस्टीन का या ड्यूरियन का? तो यहाँ पर उत्तर होगा ड्रैगन फ्रूट, इसी का नाम कमलम गुजरात ने रखा है। ड्रैगन फ्रूट की खेती काफ़ी तेजी से भारत में लोकप्रिय हो रही है। आमतौर पर यह फल थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल, श्रीलंका आदि जैसे देशों में काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन अब भारत में भी इसको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। यह ड्रैगन फ्रूट की कीमत 200 से 250 रुपए प्रति किलो है और ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल जैम, आइसक्रीम, जेली प्रोडक्शन, फ्रूट जूस, वाइन आदि में किया जाता है। साथ ही इसे फेस पैक्स में भी यूज किया जाता है। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी मददगार सिद्ध होता है। कोलेस्ट्रॉल में भी इससे फायदा मिलता है। ड्रैगन फ्रूट में फैट और प्रोटीन की मात्रा भी बहुत होती है। यह अर्थराइटिस बीमारी को भी दूर करता है और यह दिल से जुड़ी बीमारियों को भी ड्रैगन फ्रूट दूर कर सकता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित भी द हिंदू में आई हुई खबर है कि केंद्र सरकार 50,000 हेक्टेयर में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट, इस तरह का ड्रैगन फ्रूट होता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, जो कि 2021 में आया हुआ प्रश्न है। यह संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आया था। तो यह प्रश्न है कि पत्ती कूड़ा, लीफ लिटर, किसी भी अन्य जीवों की तुलना में तेजी से विघटित होती है और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप यानी ईपीफाइट के रूप में पनप कर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठ होते हैं तथा पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? दोस्तों, यह मध्यम स्तर का प्रश्न आया हुआ था। तो यह शंकुधारी वन की बात कर रहा है या शुष्क पर्णपाती वन की बात कर रहा है या मैंग्रोव वन की बात कर रहा है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात कर रहा है? तो दोस्तों, इसमें उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन साल भर के उच्च तापमान वाले क्षेत्र में ऊंचे पेड़ों वाले जंगल हैं, जहां सालाना औसतन 50 से 250 इंच वर्षा होती है। वर्षा वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु समूह से संबंधित हैं। वर्षा वन में तापमान शायद ही कभी 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक या 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है। औसत आर्द्रता 77 और 88% के बीच होती है। वो अक्सर एक वर्ष में 100 इंच से अधिक वर्षा होती है। आमतौर पर कम बारिश का एक संक्षिप्त मौसम होता है, यानी काफ़ी छोटा मौसम होता है। लगभग सभी वर्षावन भूमध्य रेखा के पास स्थित होते हैं और दोस्तों, यहाँ पर पेड़ों की ढेर सारी प्रजातियां, यहाँ जैव विविधता भी खूब मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, भूमध्य रेखीय वनस्पति में कई सदाबहार पेड़ शामिल हैं। उष्णकटिबंधीय लकड़ियां कठोर होती हैं, यह कठोर लकड़ी का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो महोगनी, आबनूस और डाईवुड आदि। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट्स हमने दिया है।
अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। ओबीसी का उपवर्गीकरण से संबंधित आयोग का विस्तार फिर से 6 महीने के लिए कर दिया गया है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के कार्यकाल को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यह 13वां विस्तार दिया है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। दोस्तों, वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी कि ओबीसी को अत्यंत पिछड़े वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गित किया जाना चाहिए। दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों व कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है। दोस्तों, आयोग के अंतर्गत केंद्रीय ओबीसी सूची में विभिन्न जातियों के बीच आरक्षण लाभों के असमान वितरण की जांच करना आयोग का कार्य है। अन्य पिछड़ा वर्गों के मध्य भी उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा मानदंड तैयार करना इसका कार्य है। दोस्तों, किसी भी प्रकार के दोहराव, अस्पष्टता, विसंगतियों और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों का अध्ययन एवं सुधार की सिफारिश भी यही करता है। दोस्तों, आयोग राज्य सरकारें, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों, सामुदायिक संघों आदि के प्रतिनिधियों के मध्य परस्पर समन्वय करता है। इसके अलावा बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में भर्ती होने वाले ओबीसी के जाति आधारित आंकड़ों का भी यह संकलन करता है। 2021 में आयोग ने ओबीसी की 4 उप श्रेणियां यानी संख्या 1, 2, 3 और 4 में विभाजित किया था तथा 27% आरक्षण को क्रमशः 2, 6, 9 और 10% में विभाजित करने का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों, वर्ष 1953 में 1953 में स्थापित कालेलकर आयोग राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला पहला आयोग था। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में ओबीसी जनसंख्या 52% होने का अनुमान लगाया था और 1257 समुदायों को पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया था। किसने? मंडल आयोग ने। दोस्तों, केंद्र सरकार ने ओबीसी को अनुच्छेद 16 के ब्रैकेट 4 के लिए यूनियन सिविल पदों और सेवाओं में 27% सीटें आरक्षित की हैं। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर आयोग का संक्षिप्त विवरण क्या है, इसके बारे में हमने बताया है। तो इस तरह से अब देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ऐसे समय में यह विस्तार किया है जबकि यह आयोग रिपोर्ट देने वाला था। तो अभी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस तरह से अब आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का यह अंक आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।